इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दर्शन जरीवाला जी और तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नाइस टू बी हियर। सेम ही है। दर्शन जी, इतना लंबा वक्फा हो गया आपका फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और ये जर्नी जो आप, अगर हम पूछें आपसे, इतनी खूबसूरत, इतनी यादगार और इतनी शानदार जर्नी जो है आपकी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहें तो अपनी जर्नी को आप क्या कहेंगे? वेल मैं मानूँगा कि ये ऊपर वाले की रहम है। इट इज़ हिज ब्लेसिंग दैट हैज़ गिवन मी दिस आर्ट, एंड ऑल्सो इस आर्ट को परस्यू करने का जो जज्बा है वो भी मुझे दिया गया। और उस यानी अलग अलग दौर में अलग अलग चीज़ें करते करते मैं इतने सालों के बाद यहाँ पहुँचा हूँ, तो ये सिर्फ खुदाई खिदमत है। आई थिंक इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बिकॉज बहुत सारे लोग टैलेंटेड हमारे वहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि ये टैलेंट कुछ चंद गिने चुने लोगों में है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ हैं, और सबको शायद वो मौका नहीं मिलता, और वो अपने मकाम पे नहीं पहुँच पाते, या तो पहुँचते हैं वहाँ कि जहाँ से भी आगे उनको बढ़ना चाहिए। तो ऐसे हालात में मेरी ये जो जर्नी रही है उसके बारे में मैं आई कैन जस्ट थैंक गॉड, नथिंग क्या हम एल्स। ये बोलें कि आपके खून में जो है वो नस नस में आपकी जो ये जो एक्टिंग है ये चली आ रही, क्योंकि आपके माता पिता दोनों ही जी, शानदार एक्टर थे, जी, दोनों शानदार जी, आर्टिस्ट थे। जी। तो ये कैसा माहौल रहता था? मतलब आपने बचपन में जब आँख खोली तो आपने यही हाँ, माहौल उठाया पूरा? जी, मैं गुजराती थिएटर से जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं तो कह सकता हूँ कि आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द विंग्स ऑफ द स्टेज। एक्चुअली ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था तब। लेकिन मैं जब 3 या 6 महीने का था तब मेरी माँ मुझे एक्चुअली किसी और के हाथ में देके स्टेज पे एंट्री करती थी, किरदार करती थी, वापस आके मुझे उठा लेती थी। तो और बैक स्टेज में मैं बहुत घूमा हूँ। मैंने मेरे माता पिता के बहुत सारे नाटकों में पीछे बैठ के कई बार उसको देखा है। उनकी सबकी ज़िंदगी कैसी होती है वो देखा है। तो मेरे लिए मतलब इट वाज दैट वाज माय क्रेडल, जिसे कहते हैं कि वो मेरा क्रेडल था जिसमें मैं पल के बड़ा हुआ। लेकिन क्या ये बचपन से ही आपका रुझान था एक्टिंग करना जी, है? जी। आप, हमने जहाँ तक सुना कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। हाँ, वो ये है हमारा जो टिपिकल गुजराती मिडिल क्लास है। गुजराती मिडिल क्लास मैं उससे कहता हूँ कि जिनके माँ बाप के खुद के बिजनेसेस या उद्योग नहीं होते, जिनको अपने बच्चों को कोई गद्दी पे बिठाना नहीं होता कि भाई ये मेरी गद्दी है, अब तुम संभालो। तो ऐसे जो नहीं होते, वैसे लोगों के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है शिक्षा, वो है एजुकेशन। तो नेचुरली मेरे माँ बाप ने मुझे वो विरासत दी कि भाई बहुत पढ़ो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। और इट वाज फॉर्चुनेट दैट आई वाज एकेडमिकली आल्सो क्वाइट साउंड। तो मैंने पढ़ाई भी की, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। मैंने लॉ के 2 इयर्स को स्टडी किया। मैंने कंपनी सेक्रेटरी की भी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास की। तो ये सब इसलिए था क्योंकि मैं प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करना चाहता था, क्योंकि दैट वुड हेल्प मी। लेकिन साथ साथ ये कला का जो वेग था वो तो चलता ही रहा था। तो जैसे जैसे नए नए मीडिया आते गए, वैसे वैसे मैं उसमें जुड़ता गया, पहले स्टेज फिर टेलीविज़न। तो अ, वो भी एक ग्रोथ था। लेकिन ये दोनों, एवरीथिंग वाज रनिंग पैरेलली। लेकिन फिर जाके एक मकाम पे व्हेन आई वाज अबाउट 40 इयर्स ओल्ड, मैंने ये तय किया कि नहीं, अब मुझे सिर्फ फुल टाइम एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। और वैसा मैंने किया। और उसके बाद हिंदी फिल्में, या तो उसके बाद इंटरनेशनली मैं जो काम करता हूँ आजकल, वो सब शुरू हुआ। अंग्रेज़ी थिएटर शुरू हुआ, और दैट वाज इन द ईयर 2000। और अब वेब सीरीज़ भी आती रही हमारी। इंडिया की मैं मानता हूँ सबसे पहली बहुत ही पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसी जो वेब सीरीज़ थी, परमानेंट रूममेट्स, उसका मैं हिस्सा बना। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि जो नए नए आयाम हैं, हमारा अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो काम चल रहा है, उसमें भी मैं मुझे बाय गॉड्स ग्रेस आई एम गेटिंग
वेरी गुड रोल्स टू प्ले। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला 40 पे आने के बाद मैंने तय कर लिया अब फ़िल्मों में ही ध्यान देना है। दर्शन जी, ये फ़ील्ड इतनी ज़्यादा बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा बम्पी राइड्स हैं इस फ़ील्ड के अंदर। तो आपने मतलब तय कर लिया था मैं कुछ भी हो मुझको सक्सेस तो मिल ही जाएगी। नहीं, वो एक्चुअली 40 के बाद ये तय हुआ कि एक्टिंग करेंगे। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में ही था। और मैं क्यों बार-बार ये दोहरा रहा हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बिकॉज़ मुझे मेरा जो इंटरनेशनल जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्क है, जहाँ ऑडिशंस देने बहुत ही मतलब रेगुलर काम होता है। लेकिन आपने अगर देखा होगा, सुना होगा, तो हमारे देश में ऑडिशंस की उतनी या कास्टिंग डायरेक्टरों के थ्रू काम मिलने की उतनी जो बात है वो सब अभी अभी शुरू हुई है। लेकिन मैंने मेरे पहले गुजराती नाटक से आज तक मैंने जो कुछ भी काम किया है वहाँ मुझे सामने से बुलाया गया है। तो हिंदी फिल्मों में भी ऐसा ही था। मेरी सबसे पहली अहम फिल्म थी स्टाइल, जो सन 2001 में हमने शूट की, 2002 में फरवरी में शायद वो रिलीज़ हुई है, जो आज तक लोग मुझे याद करते हैं उस किरदार से। वहाँ भी इट वाज बिकॉज शर्मन जोशी, जो हमारे कला जगत के बहुत ही दिग्गज है गुजराती थिएटर में, अरविंद जोशी जी, उनके बेटे हैं और हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। तो उनको यकायक ख्याल आया कि वो एन चंद्रा से ये कहे कि भाई ये कॉलेज प्रिंसिपल का जो रोल है उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बंदा मैं जानता हूँ, उसे ही बुलाइए आप। और उन्होंने ये कहा और ये हुआ। तो अ, मैंने ये बम्पी राइड में, हाँ, द बम्पीनेस जो है वो ये है कि आपको कुछ एक किरदार में देख के लोग आपको उसी किस्म का किरदार देना चाहते हैं। इनिशियली मुझे बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही अलग अलग ढंग के वेरिएशन वाले रोल्स प्ले करने को मिले। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा भी हुआ कि भाई एक ही किस्म के रोल आने लगे, तो वो फिर मेरी आंखें खुली कि भाई ये नहीं करना है मुझे। और अच्छा ये भी हुआ कि 2016 तक तो मेरे गुजराती थिएटर का भी काम चलता था और साथ साथ में इंटरनेशनल वर्क भी 2011 से शुरू हुआ था, जो 2016 में बहुत ही भली भांति बहुत ही मुखरित हुआ। इट इंक्रीज्ड। सो नेचुरली जो मुझे नहीं करना था वो नहीं करने के भी मुझे कारण मिल गए। तो बम्पी राइड वैसे नहीं रही है। और वो एंड दैट इज़ गॉड्स ग्रेस, बिकॉज हम बहुत ही मतलब मैं तो अपने आप को एक लेवल का मानता हूँ, लेकिन मुझसे जो बहुत ज़्यादा बड़े हमारे कलाकार हैं वो सब के बारे में अगर आप देखें तो आपको आपको वो सब कहेंगे कि भाई हमने बहुत ही संघर्ष किया है। तो ये संघर्ष तो होता है और बहुत ही अलग अलग सतह पे ये संघर्ष होता है। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हम अगर अगर गलत नहीं तो गांधी माई फादर उसको बोल सकते हैं। जी, गांधी माय फादर मेरी ज़िंदगी का, मेरी करियर का सबसे अहम काम रहा है। तो गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन से आदर्श हैं जिनको आप फॉलो करते हैं गांधी जी के? मैं कोई आदर्श फॉलो नहीं कर पाया गांधी जी के। मैं उन लोगों में से हूँ जो वो आदर्श फॉलो करने के लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत ज़हमत करते हैं, लेकिन वो वहाँ तक 100% सक्सेसफुली नहीं पहुँच सकते, क्योंकि गांधी बनना वो बहुत ही मुश्किल काम है। वो गांधी जी ने खुद ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो कितने कहाँ कहाँ से गुज़र के वो जिस मकाम पे पहुँचे वहाँ वो पहुँचे। मुझे अभी अभी किसी ने पूछा था कि अगर इस दौर में गांधी जी फिर से आए तो आपको क्या लगता है, उनको मायूसी होगी या वो खुश होंगे? मैंने बोला शायद मायूस ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर उन्होंने ये ठान ली कि उन्होंने जो उस वक्त किया था वो वापस से अब शुरू करेंगे, तो मेरे जैसे हज़ारों लोग जो अर्धे जागे अर्धे सोए हैं, जिनको ये लगता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ इस कायनात में, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ये पूरी सोसाइटी को बदलने के लिए, जो निराशा है हम में या तो जो लैक ऑफ करेज है वो पूरा निकल जाएगा। वो सब लोग खड़े हो उठ उठ खड़े होंगे कि हाँ चलो, अगर ये राह दिखाने वाला है आदमी तो, और जो सही है, जो आ गया है वापस, तो उसके पीछे चलेंगे। तो
मैं मानता हूँ कि गांधी एक्चुअली represents hope for our society even just now. Gandhian ideal or Gandhi economics is something that is very real, and for people in public places, for people in public life, they if they even mirror Gandhiji's teachings even 20%, आई एम वेरी श्योर कि ये पूरे देश की सूरत बदल सकेंगे, उतना उतना उनमें सामर्थ्य आ जाएगा, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो वैसे बहुत ही साफ है कि भाई सत्य ही बोलना है, और अगर भूल हुई है तो वो बेझिझक सबको बताना है कि भाई मुझसे ये भूल हुई। और गांधी जी का अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पब्लिक लाइफ में जी है। उनके उनके छोटे से छोटे लेटर्स भी पब्लिक रिकॉर्ड में हैं। उन्होंने हम सब क्या करते हैं, हमारी पर्सनल और पब्लिक लाइफ अलग होती है। हमारी एक्चुअली एक दोस्त मेरे हैं, मुझसे 3 साल बड़े लेकिन बहुत ही अजीज़, वो मुझे हमेशा कहा करते हैं कि नहीं, 3 किस्म की होती है, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट, पर्सनल एंड पब्लिक। लेकिन गांधी जी का ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी की एक ही लाइफ थी, और वो उनका स्ट्रेंथ का सोर्स था, दैट ही हैड नथिंग टू फियर फ्रॉम एनीबडी। तो ये फियरलेसनेस जो है, ये अगर हम जायज़ तरीके से ये फियरलेसनेस रखें, जिसे अंग्रेज़ में फूल हार्डीनेस कहते हैं, वो नहीं, लेकिन एक जायज़ कि भाई हाँ, मैं अभय हूँ, निर्भय हूँ, तो दैट ऑफ कोर्स इज समथिंग दैट वी कैन इम्बाइब फ्रॉम गांधी जी। एक चीज़ जब भी गांधी जी पे फिल्में आई तो इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ा उसने उस वक्त के हिसाब से। आपको क्या लगता है कि गांधी जी की फिल्में जो बनती आई हैं उन पे वाकई में क्या यूथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि जो पुराने आदर्श के लोग हैं उन वो लोग तो सोचते हैं कि ये ऐसा होना ही चाहिए। यूथ क्या सोचता है आपके साथ, क्योंकि आप जो है ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, बहुत अहम कड़ी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज का जो यूथ है वो बहुत ही मतलब उन पे शायद ये इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस यूथ को जो इकोसिस्टम हमने दी है कि ये जगत है तुम्हारा, ये विश्व है, इसमें अब जिंदा रहो, इसमें जियो, सर्वाइव इन दिस, तो उस सर्वाइवल के लिए उनको जो कुछ भी करना पड़ता है वो करते हैं। तो वो झूठ भी बोलते हैं, वो डाका भी डालते हैं, वो ऊपर जाने की रेस में दूसरों को अपने पैरों के तले कुचल भी सकते हैं। वो बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं। प्यार या सद्भावना या विश्वास के बारे में उनके उनके मत शायद गांधी जी के ज़माने में थे, उससे बहुत ही अलग हैं। हमारे ज़माने में थे, उससे बहुत ही अलग हैं। मेरे मेरे जो दोस्त हैं जिनके अभी तो शायद मतलब तीसरी पीढ़ी है, उनके बच्चों के बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में, या मेरे जो यंगर दोस्त हैं उनके बच्चे जो अभी 14-15 साल के हैं, 12 साल के हैं, उनके बारे में वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि दर्शन जी, ये जो नस्ल है ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और मतलब नो नॉनसेंस है, और उनको कुछ ज़्यादा छूता नहीं है मन को, तो मतलब थोड़े पथरीले हो गए हैं। लेकिन ये पथरीले हो गए हैं क्योंकि ये तो हमने ही उसे ये विरासत में दिया है, तो हम उनको नाम देंगे, हम उनको ये कहेंगे कि यार ये गलत कर रहे हो, या तो आप गांधी जी को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो उनका दोष नहीं है, वो शायद हमारा दोष है। शायद गांधी जी के साथ जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी ने भी गांधी जी को रिजेक्ट किया था जब अकेले थे वो। when entire nation was celebrating 15th August, he was in a small village somewhere in Bengal, नोआखली के शायद आसपास में, बंगाल में शायद। वो अकेले थे, एक दिया जल रहा था उनकी झोपड़ी में, वो कुछ लिख रहे होंगे या सूत काट रहे होंगे। उनको ये आज़ादी से कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा था कि हमें देश का बंटवारा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग थे जो सियासत में आए, उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, वॉट एवर इज़ द कॉस्ट, वी वांट फ्रीडम। और अंग्रेज़ों की चाल थी ये कि भाई जल्दी, वो तो 1948 में वैसे तो डेट पार्टीशन की तय हुई थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने वो जल्दी कर दिया कि नहीं, 15 अगस्त 1947। तो वी प्लेड इन टू देयर हैंड्स,
लेकिन गांधी जी इससे खुश नहीं थे। वो ही वॉज अलोन एंड उनका यही था कि भाई कोई अगर तुम्हारी अ, टहल सुन के, कोई आवाज़ सुन के साथ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप अकेले ही चले चलो। दर्शन जी, आपका बचपना कैसा था? आपको अपना बचपना तो याद होगा पूरा। हाँ, बहुत ही मतलब इट वाज अ वेरी टिपिकल, बम्बई में ही मेरी पैदाइश और परवरिश हुई। और बहुत ही, जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ, मध्यम वर्गीय मेरा पूरा माहौल था। और सब भाषा के लोग साथ में रहते थे। और मैं मुंबई के साउथ बॉम्बे में, मैं चौपाटी जिसको बोलते हैं गिरगाम चौपाटी, ओपेरा हाउस का एरिया, वहाँ मैं पला बड़ा हूँ। और इट वाज लवली। मैं शायद बहुत खेलों में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता था। आई एम अ वेरी गुड स्पेक्टेटर बट नॉट अ प्लेयर। बट क्योंकि मैं थोड़ा एकेडमिकली ज़्यादा मेरा झुकाव था, तो अकेले, और मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो मुझसे 11 साल बड़े हैं। तो मेरे साथ मेरे एज का कोई खेलने वाला इतना नहीं था। नेबर्स के सब बच्चे थे, उनकी हमारी टोली थी, वो हम किया करते थे। और द सी वॉज अक्रॉस चौपाटी की जो बीच है, वो जहाँ वो लोकमान्य तिलक जी की समाधि है, वो पुतला है अभी तक उनका, तो वहाँ खेला करते थे। लेकिन अकेले बैठ के किताबें पढ़ना, ये शौक़ मैंने बहुत ही जल्द मेरी उम्र में पा लिया था। अच्छा, एक चीज़, आप क्योंकि बॉलीवुड के बहुत मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आप बहुत ही अहम तरीन एक हिस्सा हैं, तो जो ट्रेंड चल रहा है इसको आप क्या मानते हैं? बॉयकॉट बॉलीवुड और फिल्में नहीं चलने देंगे, आपको क्या लगता है ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है उन खाली लोगों का? और जो सोशल मीडिया आ गया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कितना इम्पैक्ट छोड़ता है और इससे वाकई में कुछ असर होता है बॉलीवुड पे? क्या है, इतने करोड़ों लोग जो गुमनाम से हैं, जो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के साथ युद्ध करने निकलने पड़ते हैं, जो कमाते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं और रात को सो जाते हैं। उनके नेबर्स या उनके कुछ रिश्तेदारों को उनका नाम मालूम होता है और किसी को नहीं, वो बेनाम है। उनको आप ट्रेन में मिलते हैं तो आप दूसरी बार उनको नहीं देखते घूम के, या रास्ते पे वो मिल जाए। तो ऐसे लोगों को जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना नाम लोगों के जहन में छप जाए ऐसा कुछ करने की। बहुत ही सालों पहले जब टेलीविज़न आया था, तो एंडी वारहॉल नाम के एक बहुत ही अतरंगी मिजाज के एक कलाकार थे। उन्होंने कहा था कि नाउ द एज हैज़ कम ऑफ 15 मिनट्स ऑफ फेम। ये टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आम से आम आदमी को 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट के लिए, लेकिन मशहूर हो जाएगा वो काम, वो मतलब मशहूर और नोटोरियस भी, वो 15 मिनट के लिए वो फेमस हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया के आते ही वो 15 सेकंड के टिकटॉक वीडियो में फेमस हो सकता है। तो ये जो यकायक ये हमारे हाथ में ये शस्त्र आ गया है कि हम किसी भी चीज़ पे, या हमें मतलब वेदर वी आर रिक्वायर्ड टू ओपाइन और नॉट, और वेदर वी मेरिट ओपिनियन और नॉट, अगर हमारी पात्रता नहीं है या हम सिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरा गुब्बारा एक छोड़ दूंगा कि ये ख़राब है, और मेरे जैसे दूसरे कई गुमनाम जो वही लेके बैठे हैं वो झंडा उठा के आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली जो बेकार लोग हैं ना, वो ये बॉयकॉट में ज़्यादा पड़े हैं। जो अपना काम करते हैं, जिनको अपनी कुछ अहमियत है ज़िंदगी की, दोज हु हैव सम सेल्फ इमेज, सम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दे डू नॉट गेट इनटू दिस। और बॉलीवुड तो क्या है, बॉलीवुड इज़ द फेवरेट विपिंग बॉय ऑफ एवरीबडी। तो जो कोई भी है वो उसे मतलब इजी टारगेट। ताड़ने लगेगा। हाँ, तो मैं नहीं मानता हूँ कि मतलब ये तो मतलब आई डेफिनेटली एम अगेंस्ट एनी बॉयकॉट, बिकॉज
एनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही आर्ट। अगर आप आपके आर्ट को कुचल दोगे तो आपकी सोसाइटी की मृत्यु निश्चित है। आप यू कैनॉट सर्वाइव एज अ सोसाइटी इफ यू थ्रॉटल द मीडिया एंड द आर्ट। तो और कैसा भी हो, आर्ट आर्ट है। मुझे अगर यहाँ से निकल के लेफ्ट टर्न मारने की अनुमति है तो आपको राइट टर्न मारने की इजाज़त भी होनी ही चाहिए। तो आप मेरे साथ ही चलो तो ही आप सही रास्ते पे हैं, वैसा अगर मैं मानता हूँ तो मैं गलत हूँ, आप नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये बॉयकॉट और ये सब जो है वो बहुत ही निंदनीय है। इट इज़ नॉट प्रॉपर एंड आई थिंक एवरीवन हैज़ अ राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू। अभी मैं काम करता हूँ तो मैं 2 पैसे कमाता हूँ। अगर आप मेरा काम ही मुझसे छीन लोगे तो वो हक आपको नहीं है। एक चीज़ हम चलते थे आपसे और पूछेंगे कि आपने रणबीर के साथ, वैसे बहुत लोगों के साथ काम किया आपने, सब बहुत सारे एक्टर्स के साथ, रणबीर के साथ जो काम किया आपने, रणबीर क्योंकि हार्ट थ्रॉप हैं पूरे देश के, उनके साथ कुछ अगर आप कुछ बता सकें उनकी शख्सियत के बारे में, उनके काम करने का अंदाज। ही इज़ अ वेरी प्लेफुल पर्सन, बहुत ही मजाकिया है लेकिन काम के प्रति बहुत ही सीरियस है। हम दोनों को अच्छा ये हुआ कि राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर मिले, जो जो भी बहुत ही पैशनेट है, खुद बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। हमें जब वो एक्टिंग करके दिखाते हैं तो हमें लगता है कि वाह, यही करें, हम न करें एक्टिंग, उतने अच्छे हैं संतोषी जी। तो रणबीर के साथ इट वॉज एन एक्सेलेंट टाइम। हमारा जो किरदार का जो गिव एंड टेक था, एक लव हेट रिलेशनशिप था, वो बखूबी बाहर आया क्योंकि वो भी उतना ही उसमें इन्वॉल्व थे। और एज अ पर्सन ही इज़ एब्सोल्युटली जैम। और वो हम बहुत ही ऊटी से भी कुछ 20 या 25 किलोमीटर दूर एक जगह पे सेट बना के शूट करते थे। तो वहाँ से अगर बम्बई आना है तो वहाँ से पहले ऊटी पहुँचो, फिर ऊटी से कोयम्बटूर पहुँचो, फिर कोयम्बटूर से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आओ, ऐसा हुआ करता था। तो ऐसा एक्चुअली 2-3 बार हुआ है कि मैं उन्हें सुबह सुबह कहता था कि बस अब मुझे 2 बजे निकलना है, और अगर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं आज आप नहीं जाएंगे, तो वो 3 बार ऐसा हुआ कि मैं या तो ऊटी से कोयम्बटूर पहुंचने में मुझे दिक्कत हो गई, या फिर कोयम्बटूर पे फ़्लाइट नहीं मिली, या फिर यानी वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो मुझे वापस आना पड़ा। तो मैं उन दिनों दूसरी जगहों भी बहुत सारा काम किया करता था, नाटक के शोज़ भी हुआ करते थे। तो मेरा ऊटी से आना जाना बहुत होता था। वैसा नहीं था कि भाई वहीं पे रहे हैं पूरी फिल्म के दौरान, ऐसा वो सद्भाग्य नहीं था मुझे। मैं मज़दूर था, तो एक पाली यहाँ दूसरी पाली वहाँ, तो उसमें बहुत ही नज़र में आ गया मैं उनके कि ये बंदा आता है जाता है। हाँ, तो वो जब ऑन द डे व्हेन आई हैड टू लीव, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता था कि कहीं रणबीर मिल न जाए और कहीं ये कह न बैठे कि नहीं आज आप नहीं जा पाएंगे, या तो पूछ न बैठे कि क्या आज कर रहे हो या कुछ भी। काम करे अपना अपना, हम निकल जाए, मैं चुपचाप मेरी व्हीकल में बैठ के ऊटी तक जाऊँ और वहाँ से कोयम्बटूर पहुँच जाऊँ, उसे पता न चले कि मैं गया हूँ। आपने कभी मजाक में नहीं किया पनौती हो तुम? हाँ, नहीं, वो एक्चुअली मैंने कहा था उनको कि यार ये आई कांट, आई होप यू डोंट गेट टू नो दैट आई एम लीविंग टुडे, क्योंकि वो एक्चुअली एक से ज़्यादा बार हुआ था। हाँ, उनको तो अभी ध्यान भी नहीं होगा, लेकिन नहीं आज आप नहीं जा सकेंगे, ऐसा बोल देता था और वो ऐसा होता था। एंड वी ऑल यूज्ड टू काइंड ऑफ इट वाज अ गुड कम्युनिटी, अ गुड टीम वर्क, एंड दैट्स व्हाई दैट वो जो फिल्म है, उस फिल्म में जो एक स्पिरिट है, वो अजब प्रेम की गजब कहानी है। वो स्पिरिट इसलिए है क्योंकि वो फिल्म जिन्होंने मिल के बनाई, वो सारे के सारे लोग, दे वर ऑल ऑन द सेम पेज इमोशनली। यू नो द अमाउंट ऑफ गिव एंड टेक दैट यू हैव टू हैव, film is a teamwork, and in that also Ranbir was excellent, Ranbir and Katrina also, yeah. ये दर्शन जी, आज पूरे यकीन है कि दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा आपसे, आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, thank you so much for this.